हेलो दोस्तों, ज्ञानोदय में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान में शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर के बारे में। साथ ही साथ इस वीडियो में हम जानेंगे इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं, इसके प्रमुख साधन और महत्व के बारे में। अगर आप इस पोस्ट को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके वेबसाइट पे इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ राजनीति विज्ञान से संबंधित और भी पोस्ट पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट ज्ञानोदय.com पर भी विज़िट कर सकते हैं। तो जानते हैं शक्ति संतुलन के बारे में। शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अनेक स्तरों पर एक महत्वपूर्ण अवधारणा मानी जाती है। यह देशों के बीच तालमेल बनाने, शांति सुरक्षा स्थापित करने, राष्ट्रों के बीच संबंधों का निर्धारण करने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों में स्थिरता लाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। शक्ति संतुलन को महत्वपूर्ण और आधारभूत संकल्पना के रूप में भी प्रयोग किया जाता रहा है। आइए शक्ति संतुलन का शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। शक्ति संतुलन का मतलब है कि किसी राज्य देश के बीच शक्ति यानी पावर का बंटवारा इस प्रकार से करना कि किसी एक के पास इतनी शक्ति ना हो कि वह किसी अन्य राज्य या देश को दबा सके, यानी वह इतना शक्तिशाली ना हो कि दूसरे राज्य या देश के अधिकारों का हनन करने लगे। यह सिद्धांत राज्यों के मध्य संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक सिद्धांत माना जाता है। यह सिद्धांत पिछले कई शताब्दियों तक यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। शक्ति संतुलन में राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा संतुलित आधार पर किया जाता है। इसी को ही शक्ति संतुलन के नाम से जाना जाता है। आइए जान लेते हैं शक्ति संतुलन के बारे में विचारकों के कुछ विचार। जॉर्ज श्वार्ज़बर्गर के अनुसार शक्ति संतुलन शक्ति संबंधों में संतुलन, तुल्यभागिता या कुछ सीमा तक स्थिरता का नाम है जो अनुकूल परिस्थितियों में राज्य द्वारा की गई संधि यानी एग्रीमेंट या किसी दूसरे साधनों में उत्पन्न होती है। मार्टिन राइट के अनुसार यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथासंभव मूल सिद्धांत है। आइनिस क्लाइड ने कहा है कि शक्ति संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के खुद ही स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करते हैं। इसी तरह से फे के अनुसार शक्ति संतुलन का अर्थ है राष्ट्रों के परिवार के सदस्यों की शक्ति न्यायपूर्ण तथा संतुलित, जो किसी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रपति अपनी इच्छा लादने से रोक सके। आइए अब जानते हैं शक्ति संतुलन की धारणा के बारे में। शक्ति संतुलन की धारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 18वीं और 19वीं शताब्दी की मानी जाती है, जहां 5 या 6 मुख्य राष्ट्रीयकर्ता होते थे जो शक्ति के लिए परस्पर संघर्ष करते रहते थे। शक्ति संतुलन का अभिप्राय यह है कि विभिन्न राज्यों की शक्ति 2 पक्षों में लगभग समान रूप से बढ़ती रहे। कोई भी एक पक्ष या एक राज्य या कोई देश अन्य राज्यों पर हावी ना हो या इतनी शक्तिशाली ना हो जाए कि वह दूसरों पर हमला करने या उसे दबाने या उसे हराने में समर्थ हो। इस तरह विभिन्न राज्यों में संतुलन बना रहना चाहिए ताकि इनमें कोई विवाद उत्पन्न ना होने पाए। आइए अब जानते हैं शक्ति संतुलन की विशेषताओं के बारे में। शक्ति संतुलन की कोई एक परिभाषा न होने के कारण हमें इसकी विशेषताओं के संबंध में जानना बहुत ज़रूरी है। पामर तथा पार्किंस ने कुछ लक्षण बताए हैं जिससे हम शक्ति संतुलन के बारे में उसकी विशेषताओं को जान सकते हैं। शक्ति संतुलन का अर्थ है बराबरी। संतुलन लेकिन इतनी अस्थिर है कि इसको मापना बहुत ही कठिन है।
शक्ति संबंध हमेशा बदलते रहते हैं। इसमें संतुलन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संतुलन और असंतुलन भी शामिल होता है और इनमें तालमेल बनाया जाता है। यह कहना बहुत ही कठिन है कि शक्ति संतुलन पूर्ण रूप से स्थापित हो गया है, क्योंकि शक्ति को मापना और स्थिर कर पाना असंभव है। इसका परीक्षण केवल एक ही स्थिति में किया जा सकता है और वह है युद्ध। परंतु जब युद्ध शुरू होता है तो शक्ति संतुलन समाप्त हो जाता है और पुराने शक्तिशाली राष्ट्र शक्ति विहीन हो जाते हैं और नए देश शक्तिशाली बनकर उभरने लगते हैं। शक्ति संतुलन की नीति यथापूर्व को ज्यों के त्यों बनाए रखने की नीति होती है, लेकिन शक्ति संतुलन की वही नीति सफल होती है जो समय व परिस्थितियों के अनुसार प्रगतिशील होती है, अर्थात समय और परिस्थितियों के साथ उसमें संतुलन किया जा सके। शक्ति संतुलन को सक्रिय परियोजनाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और इसे प्राप्त करने के लिए राज्यों को हमेशा कोशिश करते रहना पड़ता है। यह कोई ईश्वरीय वरदान नहीं है जो मांगा और मिल गया। इसके लिए राज्य को योजनाबद्ध तरीके से हमेशा कोशिश करते रहना होता है। शक्ति संतुलन मूल रूप से शांति स्थापित करने वाला सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह युद्ध को संतुलन करने का स्थायी साधन भी माना जाता है। इतिहासकार शक्ति संतुलन को वस्तुनिष्ठ दृष्टि में देखता है और राजनीतिज्ञ व्यक्ति उद्देश्य की दृष्टि से, अर्थात दोनों ही संतुलन के प्रति अपना भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। शक्ति संतुलन व्यवस्था तभी कार्यान्वित होती है जब वह बहुत सी बड़ी शक्तियां हों, जिनमें से प्रत्येक शक्ति अपने संबंधों में संतुलन कायम करने के लिए निश्चित दृढ़ संकल्पित हो। राष्ट्रों की अधिक संख्या तथा युद्ध में किसी भी इकाई को समाप्त न करने का नियम दोनों ही शक्ति संतुलन के मूल लक्षण हैं। शक्ति संतुलन के खेल में केवल बड़े राष्ट्र ही खिलाड़ी होते हैं और छोटे राष्ट्र या तो इसका शिकार बनते हैं या ये इसके दर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। शक्ति संतुलन के लिए 1918 से लेकर 1945 तक का समय सुनहरा युग माना जाता है। इस दौरान इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मौलिक अधिकार कानून भी माना जाता है। 1945 के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तथा शक्ति संतुलन में संरचनात्मक परिवर्तन होने के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का व्यवहारिक नियम बना दिया गया। सन 1945 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी भूमिका बहुत हद तक सीमित ही है। आइए अब जानते हैं शक्ति संतुलन की मान्यताओं के बारे में। शक्ति संतुलन की मान्यताएं मौलिक तथा अंतर्निहित हैं। यह तो सभी जानते हैं कि प्रत्येक राज्य अपने सभी साधनों का इस्तेमाल युद्ध सहित अपने हितों तथा अधिकारों की सुरक्षा के लिए करता है। असुरक्षा की भावना किसी भी देश के लिए होना आम बात है। राष्ट्रों के हितों का खतरा हो सकता है। यदि ऐसा न होता तो राज्य को उसकी रक्षा करने के प्रयत्न की कोई आवश्यकता नहीं होती। वर्तमान समय में हर राज्य और देश में प्रबंधन और तकनीक की सहायता से राज्य की शक्ति का ठीक मूल्यांकन किया जा सकता है और भविष्य में उसकी शक्ति क्या होगी इसका भी अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। शक्ति संतुलन की स्थिति या तो खतरा उत्पन्न करने वाले राष्ट्रों को आक्रमण करने से रोक सकती है, अगर आक्रमण हो तो शिकार राष्ट्रों को बचा सकती है। राजनीतिज्ञ अपनी विदेश नीति का निर्णय सूझबूझ तथा शक्ति संबंधित तथ्यों के आधार पर ही लेते हैं, क्योंकि हर देश को अपनी शक्ति के बारे में पता होता है और सुरक्षा का अपना बजट होता है। इस प्रकार शक्ति संतुलन की आधारभूत अवधारणा यह है कि व्यवस्था में यदि कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के लिए खतरा बन जाए तो शक्ति द्वारा उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। किसी भी राष्ट्र को इतना आगे नहीं बढ़ने दिया जाता कि वह अन्य राष्ट्रों के लिए खतरा बन जाए। आइए अब जानते हैं शक्ति संतुलन स्थापित करने के मुख्य साधनों के बारे में। उन साधनों के बारे में जो शक्ति संतुलन की स्थापना करते हैं।
पहला क्षतिपूर्जक पहला क्षतिपूर्ति या मुआवजा, दूसरा हस्तक्षेप, तीसरा मध्यवर्ती राज्य या खंड, चौथा सशक्तिकरण तथा निशस्त्रीकरण, पांचवा बांटो और शासन करो, छठा मैत्री संधियाँ, सातवां संतुलन की अवधारणा। आइए अब जानते हैं शक्ति संतुलन के महत्व के और उनके लाभों के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शक्ति संतुलन का मुख्य उद्देश्य शांति तथा सुरक्षा की स्थापना करना है। इसके साथ यह भी माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थिरता का यह एक कारक है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति के बिल्कुल अनुरूप होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे छोटे राज्यों की स्वाधीनता भी बनी रहती है और यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति का स्रोत भी माना जाता है। जब राष्ट्रों में शक्ति का समान वितरण होता है तो कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। इस तरह शक्ति संतुलन कायम रहेगी। अगर निष्कर्ष के रूप में बात की जाए तो शक्ति संतुलन का सिद्धांत विश्व संबंधों का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व माना जाता है, परंतु वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता कम हुई है। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो यह आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। तो दोस्तों, यह था शक्ति संतुलन, उसका अर्थ, उसकी विशेषता और साधन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और राजनीति विज्ञान से संबंधित और भी पोस्ट पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट ज्ञानोदय.com पे भी विज़िट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।